नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। खबर देश भर में बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन सबसे पहले रुख उस खबर का कर लेते हैं जिस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खबर उदयपुर की। उदयपुर में परसों कन्हैया लाल नाम के एक टेलर की निर्मम हत्या कर दी जाती है गला रेत कर, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आवास पर पहुंचते हैं, जिसका पुरजोर वहां के लोगों ने विरोध किया है। और सबसे पहले जल्दी से उदयपुर का रुख कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कन्हैया लाल के आवास पर पहुंचे, घर पर पहुंचे, तो उन्हें कैसे विरोध का सामना करना पड़ा और साथ ही क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री साहब ने, क्या आश्वासन दिए, एक बार सुन लेते हैं। बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। इसने पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया है। 30 रुपये घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया। हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात यह है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आई है पिक्चर के अंदर, उसने केस हाथ में ले लिया है। अब हमारी एसओजी एटीएस उनको सेव करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि हम गृह मंत्री जी से बात भी करेंगे। गुलाब चंद कटारिया आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सहयोग भी लेंगे। हम चाहेंगे कि एनआईए सुनिए आप लोग, हम चाहेंगे देश के अंदर एनआईए का बड़ा काम है, विस्तार का काम है और बहुत गहराई जाती है, टाइम लगता है। हम चाहेंगे कि ऐसा है जिसमें जिसने हत्या की है उन्होंने साथ में वीडियो बनाया है। इसका मतलब है चश्मदीन गवाह खुद ही बन गए हैं, आई बैठे वो खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो इसको इसी रूप में एनआईए को चाहिए। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले और जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे हमने एसओजी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान ने पोस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इसी रूप में लेकर के एनआईए टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर कैसे सजा मिल सकती है, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस के सजा मिले, ये कोशिश है। इसलिए इसी रूप में हम इसको ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें एनआईए समझ जाएगी प्रदेशवासियों की, देशवासियों की भावना क्या है। इस रूप में काम ले रहे हैं। सर, कन्हैया लाल को लगातार कार्रवाई नहीं करने का तो ये तो उदयपुर की कहानी थी और घटना थी जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट ट्रैक कानून बनाकर इस पर आगे की जो कार्यवाही वो की जाएगी। साथ ही 1 महीने का वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मांग रहे हैं। लेकिन अब फिर से रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, जहां पर सियासी घमासान पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है कि क्या कुछ होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस लेने वाले हैं मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और कैंडिडेट होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफा दे देने के बाद पिक्चर लगभग साफ हो गई है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा और उसी पर आज हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। ऐसे में बड़ी खबर भी आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ मुंबई पहुंचने वाले हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस से उनकी बातचीत होगी, शिंदे की मुलाकात होगी। फडणवीस और शिंदे 3 बजे राज्यपाल से मिलने जाएंगे, ये खबर है। आज फडणवीस सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो कल पूरी होगी। और कहा ऐसा जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। और ऐसे में जो बड़ी खबर है मैं आपको बता दें, थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ, 50 से ज्यादा विधायक जिसकी लगातार ताल ठोक रहे थे
एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि मेरे पास बहुमत है, 2/3 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है जिस पर पूरी की पूरी मुंबई की सियासत बदल चुकी है। और ऐसे में उन तमाम विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे 3 बजे पहुंच जाएंगे मुंबई और ऐसा कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद वो सीधा रुख कर लेंगे और चले जाएंगे मुंबई पहुंचेंगे और राज्यपाल के पास जाएंगे। राज्यपाल से बातचीत होगी, बैठक होगी, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, कल शपथ ग्रहण होगा ऐसा कहा जा रहा है। और साथ में बीजेपी की तरफ से बहुत सारी पेचें हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री का जो चेहरा है या फिर डिप्टी सीएम का जो चेहरा है उसमें थोड़ा फेरबदल हो। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी खबर आप बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है सामने। बागियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, संजय राउत का कहना है सरकार गिराने का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। संजय राउत पहले दिन से सरकार गिराने की साजिश की जा रही थी। संजय राउत ने बयान दिया है और साथ ही हम बता दें उन्होंने लिखा कि हमें अपनों ने धोखा दिया है। संजय राउत ने ट्वीट किया है, अपने लोगों ने पीठ में खंजर मारा है, एक फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। संजय राउत ने पीठ में खंजर मारते हुए एक फोटो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि हमें अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जिन पर शिवसेना महाविकास आघाड़ी ने भरोसा किया, जिस नींव पर इस पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी की नींव रखी गई थी, उस नींव ने ही हमें धोखा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया जी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। तो शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे थे कि हमारी पीठ पे खंजर घोंपा गया है, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते, जिस तरीके से हमारे साथ किया गया है, हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया, हमारे अपनों ने हमें लूटा है, धोखा दिया है। इसी पर बागी गुट के नेता दीपक करसकर ने क्या कुछ कहा है, कैसे निशाना साधा, एक बार जल्दी जल्दी से सुनवा देते हैं। यही जो संजय राउत जी है आज भी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है कि आपने हमारे पीठ में खंजीर को ये किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बिट्रे किया। हमने बिट्रे किया है क्या? हम लोग जनता के सामने गए थे और सेना भाजपा इकट्ठा गए थे और जनता ने जो मत दिया है वो भी सेना बीजेपी को दिया है, ना कि कांग्रेस और एनसीपी को दिया है। तो खंजीर किसने किसके पीठ में ये किया है वो तो जनता जानती है। तो राउत जी, ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कुछ करो और उसको उल्टा हमें ही बोलो। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे ही कहावत है। तो ऐसे ये हो गया कि आप हमें बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो दीपक करसकर शिंदे गुट के प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन, कल न्यूज इंडिया 24/7 के साथ उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि कैसे उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ जब शिवसेना में थे तो किस तरह का बर्ताव हुआ करता था। लेकिन ऐसे में आज जैसे ही संजय राउत ने ताबड़तोड़ बोले और ये कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पीठ में खंजर घोंपा गया है, उसके बाद दीपक करसकर ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स, पीयूष शुक्ला मुंबई से और इकबाल परवेज मुंबई से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार इस कवरेज में हमारे साथी लगातार बने हुए हैं और साथ ही इस पूरे खबर पर, पूरे प्रकरण पर उनकी नजर बनी हुई है। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं, रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता तिलक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो सवाल है मेरा हमारे रिपोर्टर से, पीयूष शुक्ला लगातार मुंबई में लाइव कवरेज कर रहे हैं। पीयूष, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण बदला है, अचानक से उम्मीद की जा रही थी कि हो जाएगा इतनी जल्दी, फ्लोर टेस्ट के पहले ही कल सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब शिंदे गुट पहुंचने वाला है मुंबई।
तैयारी क्या है? बिल्कुल, जो खबरें आ रही हैं फिलहाल गोवा से कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद मुंबई पहुंचकर वो सीधा देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके दोनों नेताओं के बीच में आगे की रणनीति को लेकर बातचीत होगी। उधर दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले तक सागर बंगलों में जो बीजेपी कोर कमेटी है उसके जो मेंबर हैं वो वहाँ मौजूद हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक वो मौजूद हैं, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल देर रात देवेंद्र फडणवीस की विधायकों के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक हैं, उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई है। हालांकि अब आगे की क्या रणनीति होगी इसको लेकर चर्चा की जा रही है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज ही राज्यपाल से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद कल का दिन है जिस दिन शपथ हो सकती है, और ये शपथ देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। प्रीति जी पीयूष शुक्ला, परवेज इकबाल भी हमारे साथ संवाददाता लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। परवेज, 4-5 बजे का समय है जब शिंदे राज्यपाल के पास जाएंगे, एकनाथ शिंदे फडणवीस के साथ, उसके बाद राज्यपाल के साथ उनकी बातचीत होगी। कल सुबह शपथ ग्रहण की बात आ रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन दोनों नामों को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्या कुछ लग रहा है आपको? जी देखिए, खुल्लम खुल्ला कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये सारी चीज़ें, सारी स्क्रिप्ट इसकी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि 2019 के बाद भी इस तरह की कोशिश की गई और बार बार सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें चल रही है, जो वीडियोस और जो मीम्स आ रहे हैं, वो यही लिखा है, मी पुढ़े यही, मतलब मैं दोबारा फिर से आऊँगा, जो देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जा रहा है। और ये पहले से जब इनकी सरकार गिर गई थी, नहीं बनी थी, तभी से ये कहा जा रहा था। और उसी मीम को सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मी टुडे यही, मतलब मैं दोबारा आऊँगा, और वो अब दोबारा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अब कौन क्या बनेगा, क्या होगा, ये जो खबरें हैं, ये सिर्फ आप समझिए कि इसकी आधिकारिक पुष्टि ही होनी बाकी है। बाकी सारी चीज़ें जो बताते हैं सूत्र, वो सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि हमने ये भी खबर देखा कि किस तरह से गुवाहाटी से रातों रात आते हैं, गुजरात में आकर फडणवीस से आकर मुलाकात करते हैं शिंदे। तो कहीं ना कहीं ये सारी रणनीतियां पहले से ही बन रही हैं, जो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया करीब करीब जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है। अब सिर्फ इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है या आधिकारिक घोषणा बाकी है कि कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने ये खबर लगातार हम देख रहे हैं कि कितने जो मिनिस्टर को कौन से पद पे कौन जाएगा, कितनी मिनिस्ट्री बागी दल को जाएगी, कितनी मिनिस्ट्री रहेगी भारतीय जनता पार्टी के पास, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सारी खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, जैसा कि मैंने कहा। और यही है कि अब सिर्फ आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। ठीक है इकबाल, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार इस खबर पर बने रहिए। इस वक्त मुंबई में क्या कुछ चल रहा है, पल पल की अपडेट आप और पीयूष शुक्ला हमारे साथ देते रहिएगा। लेकिन ऐसे में 2 गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक है रत्नाकर सिंह जी, और हम आपको बता दें रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर सिंह जी लगातार अब जो है संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन दीपक करसकर जो कि शिंदे गुट के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, उनका कहना है कि धोखा तो हमारे साथ हुआ था, कि हम बाहर खड़े रहते थे और हमसे मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे, बातचीत नहीं होती थी, जैसा कि शिंदे लगातार एकनाथ शिंदे कह रहे थे। ऐसे में पार्टी अब क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं उद्धव ठाकरे, पार्टी अब क्या सोच रही है? लगातार संजय राउत की तरफ से छींटाकसी भी की जा रही है। देखिए, धोखा की बात है तो धोखा जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जनता के साथ करती आ रही है। और ऑपरेशन लोटस के तहत ये आप देख लीजिए, तमाम वो राज्य हैं जहां पे जनता ने सरकारों को चुना है और जनता के जनादेश का अपमान करके, नोट तंत्र को बढ़ावा दे करके इन्होंने ऑपरेशन लोटस को सफल बनाया है। उसका उदाहरण मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, गोवा भी है, मणिपुर भी है, और आज देख लीजिए आज महाराष्ट्र भी है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। धोखा जो है ये हमेशा जनता के साथ करती रहती है। अगर आपको मैं बात करना चाहता हूं कि जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन धर्म इन्होंने निभाया नहीं। जब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी तो उस समय तो इनको पद की लालसा इतनी हो गई कि हमको मुख्यमंत्री पद ही इनको चाहिए था, जो दूसरे दल को मंजूर नहीं था। तो आप जो है जनता के जनादेश को वहीं पे ही धोखा देने का काम करते हैं।
क्योंकि आपको पद की लालसा थी और आप मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहते हैं। ये सारी महाराष्ट्र की जनता ने देखा और ये भी देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आधी रात को बड़ोदरा में एकनाथ शिंदे जी के साथ मीटिंग करती है और किस प्रकार जो है शिंदे जी विधायकों के साथ महाशक्ति उनके साथ है ऐसा कहने का जो बात करते हैं। तो ये पूरी घटना हमारे साथ हमारे रिपोर्टर पीयूष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। एक साथ एक सवाल ले लेना चाहूंगी मैं पीयूष से। पीयूष, 13 एकनाथ शिंदे के मंत्री, बागी विधायक, 13 बागी विधायक एकनाथ शिंदे गुट के, कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि अगर बीजेपी और शिवसेना की सरकार, मतलब शिंदे गुट की सरकार अगर बनती है तो 13 मंत्रियों को मंत्री पद दिया जाए। पीयूष, देखिए, अभी तक जो सूत्र हैं, जिन सूत्रों ने बताया है, उन्होंने कहा है कि 50-50 का फार्मूला होगा। अब फार्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें लगभग शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में तय हो चुकी हैं, क्योंकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं एक मुलाकात गुजरात में हुई थी, लेकिन वो मुलाकात कितनी पुष्ट हो रही है ये तो अभी खबरें नहीं आ रही, लेकिन उस मुलाकात में काफ़ी कुछ जो कागजी कार्रवाई थी वो तय हो चुकी थी, खाका खींच चुका था कि क्या होगा और आगे किस तरह से रणनीति रखनी है, और उसी रणनीति पर शिंदे ने काम किया और उसी रणनीति पर देवेंद्र फडणवीस ने भी काम किया। फिलहाल अब वक्त है कि शिंदे यहाँ पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मीटिंग हो और उसके बाद राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा करें, उसके बाद ये चीजें तय होंगी। क्योंकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कल केवल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ही शपथ ले सकते हैं, उसके बाद दूसरा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो कि बहुत भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रीति, अच्छा, 50-50 के फॉर्मूले की आप बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी 50-50 का फॉर्मूला होगा। 28 मंत्री कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 28 विधायक होंगे जिनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन 50-50 का फॉर्मूला, 28-13 का फॉर्मूला, स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अभी तक जो फार्मूला अंदर से जो तस्वीरें निकल के आ रही थी या जो बातें निकल के आ रही थी, उन बातों में एक चीज़ साफ थी कि जो भी फार्मूला होगा वो 50-50 का और साथ में बैठ के होगा। दोनों नेताओं के बीच में लगभग बातें हो गई हैं, लेकिन अब तमाम ऐसी बातें हैं जो कि दोनों नेताओं के बीच में हुई हैं और वो बातें तभी सामने आएंगी जब शपथ ग्रहण समारोह की पहले सूची जारी हो जाए। ठीक है पीयूष, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन झा भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे सवाल लूंगी मैं पूरा का पूरा, कैसे इसको, किस नजरिए से इस पूरे प्रकरण को हम देखें, क्योंकि आपने देखा ही है कैसे पूरा प्रकरण बदल गया अचानक से और कल सुबह तक मुख्यमंत्री भी अब मुंबई में बन ही जाएंगे महाराष्ट्र के। और लगातार न्यूज इंडिया 24/7 महा कवरेज महाराष्ट्र की सरकार पर कर रहा है। ऐसे में हमने आपको दिखाया कैसे हफ्ते भर के ज्यादा समय में लगातार महाराष्ट्र की क्राइसिस पर न्यूज इंडिया 24/7 ने ताबड़तोड़ खबरें आपको दिखाई है। साथ ही हमारे रिपोर्टर्स जो दिन रात एक करके खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में सरकार जल्द से जल्द स्थापित हो सके और साथ ही वहां की जनता को एक स्थायी सरकार मिल सके। लेकिन कल सुबह का जो वक्त है और आज शाम का जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शाम का वही वक्त होगा जब बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और साथ ही एकनाथ शिंदे साथ मिलकर राज्यपाल से मिलने जाएंगे, बातचीत होगी, उसके बाद आगे की कार्यवाही पर वो बातचीत करेंगे, निर्णय लेंगे। साथ ही कल सुबह एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। गेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन झा जी मौजूद हैं। सर, पूरे प्रकरण को पत्रकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो पहला रिएक्शन आपका आना चाहिए वो क्या आएगा? देखिए, जिस समय लगभग 2.5 साल पहले, 2.25 साल पहले शिवसेना ने एक जिद ठान करके भाजपा के साथ अलग होने का निर्णय किया था, उस समय ही एक तरह से इन सब चीज़ों की नींव पड़ गई थी और शिवसेना ने अपने कैडर के जो वैचारिक स्वभाव है और जो कुछ उनके अपने वैचारिक संस्कार हैं उनसे विपरीत जाते हुए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। तो मेरा ये कहना था कि ये जो गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नाम से बनाया गया था, ये अपने आप में बड़ा बेमेल गठबंधन था। खास करके इसमें एनसीपी और कांग्रेस तो एक जैसे स्वभाव के थे, लेकिन शिवसेना का स्वभाव बिल्कुल अलग था और सत्ता पाने के लिए, सरकार चलाने के लिए
उद्धव ठाकरे जी ने और शिवसेना ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जाकर के बेमेल गठबंधन किया, वो बहुत समय तक चलने वाला नहीं था, जिसमें आप सत्ता के मतलब गोंद के सहारे आप कुछ समय तक चिपके तो रह सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को और खास करके जो वैचारिक रूप से जो लोग सोचते हैं उनके लिए इस गठबंधन के साथ चल पाना बड़ा मुश्किल था ही। ये अस्वाभाविक गठबंधन था। जो भी लोग शिवसेना के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हैं, एक बात ध्यान दीजिए कि आज तमाम दूसरे दलों में जो कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो तमाम दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, उनमें वैचारिकता का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, बड़ी भूमिका नहीं रह गई है, लेकिन शिवसेना का चरित्र वैसा नहीं रहा है। उसके कार्यकर्ता सोचते हैं किन्हीं भावनाओं के साथ, किन्हीं मुद्दों के साथ बिल्कुल दिल के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए वहाँ पर यदि वैचारिक रूप से कोई एकदम विपरीत दिशा में जाती हुई शिवसेना दिखी और शिवसेना का नेतृत्व दिखा, तो इसके चलते कैडर में, जो शिवसेना का कैडर है, उसके अंदर एक बेचैनी बहुत स्वाभाविक थी और ये बेचैनी अंततः विधायकों तक, मंत्रियों तक भी पहुंचनी ही थी। और कुछ समय के बाद, अभी लगभग 3.25 साल हुए, कुछ समय के बाद चुनाव अगले नज़दीक हो जाते, उस समय सबके सामने यह प्रश्न होता कि क्या हम उसी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं, विधायक थे, आप ये कह रहे हैं रंजन साहब, यही सोच रहे हैं कि क्या अगला चुनाव हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे। ध्यान दीजिए, पिछले चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के किसी मतदाता ने शिवसेना को वोट नहीं दिया था। वोट किसने दिया था? भाजपा के मतदाताओं ने। जहां गठबंधन था और शिवसेना का उम्मीदवार था, वहां भाजपा के नेताओं ने शिवसेना को वोट दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने शिवसेना को वोट दिया। आप ये कह रहे हैं कि मन का मिलना बहुत जरूरी है। पार्टी के मिलने के साथ साथ रंजन साहब, जी रंजन साहब, मैं ये कह रही हूँ, पार्टी के मिलने के साथ साथ मन का मिलना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तिलक सिंह भी मौजूद हैं। ऑपरेशन लोटस पर बड़ी चुप्पी साधी जा रही थी, कहा जा रहा था हमारा कोई हाथी नहीं, ऑपरेशन लोटस है ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, स्पष्ट था कि इसमें भाजपा का सत्य बिल्कुल है कि इसमें कुछ भी लेना देना नहीं। ये शिवसेना के अंदर की बात थी, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी। लेकिन जब शिवसेना अपना घर नहीं संभाल पाई तो बीजेपी के ऊपर इन्होंने, मतलब इंटरनल अगर प्रॉब्लम थी तो बीजेपी ने फायदा उठा लिया, मान लीजिए सर। अब तो सरकार बना रहे हैं आप, क्या अब तो सरकार बन रही है आपकी, अब तो मान लीजिए फायदा उठा लिया। प्रीति जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। अगर महाराष्ट्र के हित के लिए, अगर भाजपा को बिना किसी परेशानी के या बिना किसी कुछ गलत काम किए हुए अगर भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूं इसमें क्या बुरा है। महाराष्ट्र के हित के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये गठबंधन हुआ था तो ये सर्वविदित था, पूरा देश जानता था कि ये एक अनैतिक मेल है, ये मेल में कोई दम नहीं है, ये एक ना एक दिन टूटना ही टूटना है। देखिए, जैसा कि रंजन जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो शिवसेना का काडर था, जो उनका जो कार्यकर्ता था, वो सच में बहुत घुटन महसूस कर रहा था। बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या बोलते थे, क्या कहते थे, पूरी दुनिया को पता है। शरद पवार जी के बारे में बाला साहब ठाकरे क्या विचार रखते थे, सबको पता था। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लालच में जब अपने ही लोगों से और अपने ही कैडर से उन्होंने जब धोखा कर दिया, तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था। आप जितने भी कहा जा रहा धोखे के पीछे बीजेपी है, बीजेपी ने कहा था धोखा कर लीजिए, हम साथ आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।